अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट। नाजरीन, हमारा जैसे कि इस यूट्यूब चैनल का बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था, मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को जो है स्टॉक मार्केट के हवाले से भी और फॉरेक्स के हवाले से भी जो है वो हम अवेयरनेस देते रहें। इसके साथ ही नाजरीन, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर हम लोग आप लोग हमारे सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए जो है वो आप लोग हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किएगा ताकि आप लोग जो है वो हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचती रहे। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत अप एंड डाउन है। कोई जो है वो हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर जो है वो सब डरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा लोग इन्वेस्ट करें या पैसे जो है इस वक्त निकाल लें, एग्जिट हो जाए मार्केट से। तो इन सब डिस्कशंस को हम जो है वो आज हमने जो गेस्ट इनवाइट की है उनका जो है फैसल शाजी साहब मौजूद है, जैसे कि वो हमारे यूट्यूब चैनल पे बेसिकली आते रहते हैं। ही इज कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। तो आइए ने जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर, सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि आप जो है, जैसे कि पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जी पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये हालात चल रहे हैं, अचानक से जो है वो एक दो दिन पहले ये जो रात में बगैर किसी क्लू के जो इंडियन अटैक किया, अगले दिन मार्केट जो है वो इतनी जो है वो डाउन थी। 6,000 पॉइंट माइनस जो है वो मार्केट गई है। बहुत जो है वो लोग डरे हुए थे। कोई भी जो है इस वक्त जो है मार्केट में जो है काम नहीं कर सकता, पता नहीं है कि किसी वक्त भी जो मार्केट डाउन हो जाती है। काफी लोगों का जो है नुकसान हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखें, गैर मामूली सूरत हाल है। और जो भी सरमायाकार होता है तो उसमें उसको यही है कि वो इतना परेशान ना हो। और जैसे ही अगर एक बेचैनी की और गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होती है तो चीज़ें सही हो सकती हैं। आज एक अच्छी खबर माशी उफक पे थी और वो आईएमएफ का अप्रूवल था $1 बिलियन का। इसके अलावा 15 मई को एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है, वो बैंकिंग टर्म शीट है जो कि बेल आउट पैकेज है। दरअसल जो सर्कुलर डेट का कॉर्पोरेट डेट जो का मामला है, जो गर्दिश कर्जे थे, तो एनर्जी सेक्टर की कंपनियां उसमें बेल आउट हो जाएंगी, खुसूसन पीएसओ और उसकी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। तो ये है कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं और मौके मिल गए हैं। यह है कि इन्वेस्टर्स को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है और कोई पैनिक सेलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा कि अगर आज आप थोड़ा सा जो ट्विटर वगैरह इन सब चीज़ों को भी देखें तो उसमें हिंदुस्तानी जितने भी जर्नलिस्ट हैं अब वो माफ़ी भी मांग रहे हैं कि जो उन्होंने फेक न्यूज़ वगैरह चलाई। तो ये है कि पाकिस्तानियों को काफ़ी कामयाबी मिली है, यूँ देखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अब चीज़ें थम गई हैं तो अगले हफ्ते से अ, ये आप के लिए मौके हैं। आप मजीद करें, स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी पिक्स अच्छी होनी चाहिए, डिविडेंड यील्ड होने चाहिए, उसमें उसमें प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 7-8 से नीचे होना चाहिए। अगर आपके स्टॉक्स कमजोर होंगे, वही सिनर्जी होगा, वही हेस्कॉल होगा, तो फिर ये है कि थोड़ा सा आप परेशानी में होंगे। मगर ये कि अगर आपके स्टॉक्स जो हैं वो लकी हो, फौजी फर्टिलाइजर हो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, तो ये कि आपको फिर इतनी तकलीफ नहीं है। सर इस वक्त बताइए कि अगर इस वक्त अंदर जो है वो लेवरेज में अगर कोई काम करता है इन्वेस्टर, तो वो उनको क्या जो है वो क्या बताना बोलना चाहेंगे, क्या इसकी गलत है इस वक्त लेवरेज में काम करना? जैसे ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल जो लीवरेज वाले ही मरते हैं और उनकी वजह से ही जो मार्केट है वो गिरती है, मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं। मुसलसल जो है वो आप ये भी देखें, बहुत अहम बात है कि कोई भी अगर सरमाकार इन्वेस्ट कर रहा हो, ट्रेड भी कर रहा हो, तो वो सेटलमेंट रेशोज को जरूर देखे। और सेटलमेंट रेशोज जब 80-90% हो तभी काम करे, तभी जो है वो लंबी मुद्दत के लिए जो है वो सरमाकारी करे। ट्रेडिंग में भी अगर आप देखें तो इसमें ये कि बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त इस पूरे कजिए और मामले से पहले भी 40-40% यानी बहुत कम सेटलमेंट रेशो था, डिलीवरी बहुत कम थी और लोग ज़्यादातर जो थे वो लीवरेज पे बाइंग करके बैठे हुए थे। तो वो उनकी जो हिकमत अमली है वो बहुत गलत है और वो बिल्कुल यानी स्पेकुलेशन के जुमरे में आती थी। अगर आपको काम करना है तो आप अच्छे कंपनीज में करें और सेटलमेंट रेशोज हाई होने चाहिए, 80-90% होना चाहिए।
ताकि ये है कि आप कोई सरमायाकारी करें और आपको कोई डर ना हो। सर, किन कंपनीज में भी अब क्या बताना चाहेंगे कि क्या किन कौन सी कंपनीज है, कौन सी सेक्टर्स हैं जिस वक्त जिसमें जो है वो इस वक्त इन्वेस्टर्स को होल्ड रखना चाहिए, और किन सेक्टर से एग्जिट हो जाना चाहिए सिचुएशन। देखिए, इस टर्म शीट का जो मामला बैंकों का आ रहा है, तो जो उसमें कंपनीज को के उनके रिसीवर्स वापस मिल सकते हैं या उनकी बैलेंस शीट साफ हो सकती हैं, वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। तो ये एक अच्छा मौका है इस वक्त। इसी तरीके से सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन है, वो उसकी वजह से ओजीडीसी और पीपीएल फंसे हुए हैं। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एक हिंट दिया। इसके अलावा ये कि लकी सीमेंट भी स्प्लिट होने के बाद काफ़ी नीचे गिर चुका है, और अभी भी अगर आप देखें तो 5-6 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है। हमारी जो मार्केट का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल KC 100 का फ्यूचर अर्निंग्स पे, वो अभी भी 7 और 8 के दरमियान है। तो उससे काफ़ी नीचे नीचे है। तो लकी सीमेंट वगैरह देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि इस वक्त डीजी खान कंपनी को काफ़ी फायदा है, क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस उनके कम होंगे। इंटरेस्ट रेट्स मुल्क में 22% से 11% आ गए हैं। तो ये मतलब कुछ इस तरह की कंपनीज हैं जिसमें कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, पे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी बहुत मजे के रेट्स पे मिल रहा है। तकरीबन 50 रुपए से ज़्यादा आमदनी आनी है, इतने का डिविडेंड आना है, क्यों ना आप इसके अंदर इस वक्त चले जाएं। फार्म इकोनॉमिक्स भी बेहतर होगी। अभी बहुत ज़रा ख़राब है फार्म इकोनॉमिक्स, लेकिन अभी जैसे बारिशों का मामला आ जाएंगे अगस्त और सितंबर के अंदर, मानसून की जो रेंज लाइन होती हैं, तो इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी तकरीबन 10 से 11% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। अब एंग्रो फर्टिलाइजर भी तकरीबन अब 9-10% के डिविडेंड यील्ड पे आ गया है। डॉल्मेन सिटी रीट भी आप देख सकते हैं। अगर आप डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज में रहेंगे तो आपके मतलब आपको इतनी परेशानी अपने पोर्टफोलियो में नहीं होगी। इसी तरीके से हमने POL को भी देखा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, वो भी अब काफ़ी अच्छे नरकों पे आ गया है, और इसमें भी डिविडेंड यील्ड मौजूद है। तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। जिस पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। यस के साथ अपने सवाल कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप फार्मा के बारे में कुछ गाइड करेंगे कि आपको इस लेवल पे जो है वो ग्लेक्सो है, हेलियोन है, हाइनून है, ये कैसे लग रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए शॉर्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये शेयर कैसे लग रहे हैं आपको, और कॉलगेट पामोलिव भी। थैंक यू। फार्मा सेक्टर क्योंकि काफ़ी टूट चुका है, और यहाँ से ग्लेक्सो बहुत अच्छे दामों पे मिल भी रहा है। तो एक खुलिया आप बना लीजिए कि कोई भी फार्मा कंपनी अगर 15 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से नीचे मिल रही है, तो ज़रूर वो आपके रडार पे आनी चाहिए। इसमें हेलियन के अंदर अब काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि इसमें सेंट्रम भी आई है, मल्टीविटामिन। इसके अलावा आप जानते हैं कि हेलियन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैनाडोल की वेरिएंट्स अब आ चुके हैं, सेल बहुत बढ़ रही है। प्राइसेस डीरेगुलेट हैं। API की प्राइसेस भी बाहर दुनिया में नीचे आई हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, मार्जिन ही मार्जिन है। तो फार्मा कंपनीज इस वक्त बड़े अच्छे उसमें हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हेलियन जो है वो सही है, ग्लेक्सो भी सही है, BF बायो भी एक नई कंपनी है, वो भी ठीक है। तो ये अच्छी कंपनियां हैं, तो ठीक है, हमें अच्छा लगता है। कोलगेट पामोलिव का भी रेट मैं देख रहा था, काफ़ी नीचे आया है। अर्निंग्स थोड़ी कम आती हैं, पी मल्टीपल थोड़े से हाई हैं। तो उसमें थोड़ा सा कंज्यूमर सेगमेंट में चुका है। तो जब भी कभी 15 के ऊपर आसपास कभी आए मल्टीपल, तो जरूर उसको करना चाहिए। 15 से 30 के दरमियान इसमें मार्जिन होता है। तो ये मैंने सोचा कि आप। सर, मैं आपको इंटरप्ट कर PIBTL के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी। काफी जो है वो लोगों का सवाल था कि PIBTL के हवाले से जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल बर्ड जी। टर्मिनल इस बर्ड वक्त टर्मिनल। काफ़ी अच्छे दामों पे है, अच्छे दामों पे है। इसके अब यानी नॉमनक्लेचर इसका बदल चुका है। अब ये रेकोडेक माइनिंग कंपनी के साथ भी है। कन्वेयर बेल्ट चूंकि इसमें मौजूद है, तो ये जो गोल्ड कॉपर वगैरह की जो जितनी भी तफसील होगी कोबाल्ट की, रेकोडेक माइनिंग कंपनी से वो PIBTL के कन्वेयर बेल्ट के जरिए से होगी। तो वहाँ पे डीप सी भी है वो, और दो बड़े बड़े यानी वहाँ मदर वेसल्स आ सकते हैं। तो ये है कि कंपनी का जो आगे मुस्तकबिल है वो अच्छा लगता है, अगर वो नथी है रेकोडेक माइनिंग कंपनी के साथ। अभी फिलहाल ये है कि तकरीबन 112 से 120 जो कोयले के शिप्स हैं वो आते हैं,
तो उसमें अब इतना मतलब 1 से 1.25 रुपए का एक पीक ईपीएस लग सकती है। कैश फ्लोज थोड़े से बेहतर हुए हैं। तो ये है कि चूंकि अब कोयला मिक्स पाकिस्तान में हो रहा है, रिचर्ड बे कोल के साथ साथ लोकल कोयला भी जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से कोयले की डायनेमिक्स अगर थोड़ी सी पीआईबीटीएल के लिए ख़राब हो इंपोर्ट के हवाले से, तो अब उसके अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी का ये वाला पहलू जो है वो आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि 8 रुपये बुरा नहीं है, आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पीआईबीटीएल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एसके साहब अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, ओजीडीसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे कि अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस थी ओजीडीसी की, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस वही चीज़ नती है, जैसे हमने ये टर्म शीट बैंकिंग की जो मामला 15 मई तक आ सकते हैं, अगर ये हुकूमत इन मामला से निकले जो ये इस वक्त सरहद पे कशीदगी है, तो ये टर्म शीट वाला जो मैटर है बैंकों को कि कंसोर्टियम को पैसे देने हैं एनर्जी सेक्टर कंपनी जो कि रूट होंगे गवर्नमेंट कंपनी पावर होल्डिंग से, तो उसमें ओजीडीसी जो है वो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है, यानी पैसे देगा सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन पीपीएल को और ओजीडीसी को। तो वो तकरीबन यानी उसकी ट्रांचेस पिछले अगले 6 साल तक जाती जाएंगी। तो ये एक इसमें अहम पहलू है। वैसे ओजीडीसी का देखा जाए प्रोडक्शन के नंबर्स, तो वो तारीख में बहुत कम हो चुके हैं, यानी इस वक्त तकरीबन 36,000 बैरल से वो गिरता हुआ 32,000 बैरल आ गया पर डे। तो अपनी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त नहीं है। हाँ, नई डिस्कवरीज हो रही हैं। अभी एक डिस्कवरी बड़ी अहम हुई है वजीरिस्तान में, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करता रहता हूँ। वो है स्पिनबॉर्न, और इसके अलावा वो है शेवा, जिसमें कि वो माली का जॉइंट वेंचर पार्टनर है 35% के साथ। वो एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा ओजीडीसी की कुछ दूसरी जगहों पे भी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, उसमें बिटानी एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, वाली बिटानी। तो वो केपीके के अंदर उस तरह की चीज़ें सही हैं। मगर ये है कि ओजीडीसी अब इन लेवल्स पे चूंकि काफ़ी टूट चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से कर सकते बिल्कुल जी। अब ऐसे हमें अपना सवाल कीजिए। हैं। जी मैं सवाल कर सकता वालेकुम। हूँ। जी जी, क्या? जी सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे ये छठा सीमेंट के बारे में पता करना था। ये स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है, इसका 22 तारीख की डेट आई हुई है इसकी। तो छठा सीमेंट इन रेट्स पे कैसा लगता है आपको? सही है जी, अभी एजीएम भी आ गई है। ये 10 रुपए का स्टॉक 2 रुपए पे, तो सही है। इसके अंदर सीमेंट कंपनी तो छोटी सी है, ईवी बटन तो बहुत ऊपर है, लेकिन अब इसमें अगर ट्रैक्टर की सेल के पहलू हैं, तो ये है कि सही है, इन रेट्स पे सही है। ईपीएस भी अच्छी क्वार्टरली आ रही है, तो हमें तो अच्छा लगता नहीं, इसके स्टॉक स्प्लिट को अवेल करना चाहिए कि मतलब अगर इसको है। होल्डिंग के करना लिए चाहिए, रखे हो तो। करना चाहिए, करना शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। चाहिए। जी एसके साहब अपना सवाल कीजिए। जी सर, ये अपना ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि इसमें जीएचएनआई की भी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और साजियो के तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो किस तरीके से इनमें इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट पे करनी चाहिए, और मिलर ट्रैक्टर है, ये सब तमाम कंपनियां ऑटो इंडस्ट्री पे। थैंक यू। देखिए जी, साजगार इंजीनियरिंग अभी 4 या 5 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। हमारे KC 100 का जो पी मल्टीपल है वो भी तकरीबन 7-8 के पास है, तो ये तकरीबन आधी एक मल्टीपल पे है। हम जितनी भी तज्जियाकार कम्युनिटी है वो साजगार के तकरीबन 300 रुपए के ईपीएस देख रही है। जून 2025 280 से 300 रुपए। हर मंथली जो सेल है वो 800-900, जो उनकी एसयूवी गाड़ी है वो आ रही है। रक्षे की भी सेल जो है वो बहुत तसलसल के साथ है। इसी तरीके से GAL जो है वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। इसके अंदर जो जैक हंटर के नंबर्स हैं वो अब फोर्थ क्वार्टर यानी फाइनल उसमें आएंगे, तो वो ईपीएस जो है वो बढ़ सकती है। वो इब्तदाई तज्ज़िये के मुताबिक तकरीबन 55 से 60 रुपए की ईपीएस बनती है। अब अगर ये सेल दिखाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये हम लोगों को बेहतर लगती है। और GHNI के भी
आप एक बात याद रखें कि जब भी कोई सरहदों पे कशीदगी हो तो फौज को सबसे ज़्यादा सप्लाईज जिन कंपनी से जा सकती है ट्रकों और बसों की, तो वो GHNI है, ईसुजू के ट्रक और बसेस। तो ये जो हम वैसे देखें तो ऑटो सेक्टर जो है वो अच्छा लगता है। यहाँ तक कि होंडा कार और इंडस मोटर वगैरह भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंडस मोटर का मल्टीपल तो बड़ा कम है। एडवोकेट उसामा, अपना सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा सवाल था एनआरएल के नेशनल रिफाइनरी के बारे में बता दें। ये इसका रिजल्ट तो बहुत खराब आया है, तो ये कितना मजीद नीचे जा सकता है? देखिए, NRL के गोइंग कंसर्न के मसले हैं, क्योंकि अब बैंकों के भी काफ़ी वाजिब अदा बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो ये शेयरिंग करते हैं, यानी ऑयल जो इंपोर्ट होता है उसकी शेयरिंग जो दूसरी रिफाइनरीज कोस्टल रिफाइनरीज से करते हैं, तो उसके पैसे भी नहीं भर पाते। तो ये कहते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में कोई नफा होगा, लेकिन हमें ऐसा मतलब लगता नहीं है, क्योंकि एक्स रिफाइनरी प्राइस हुकूमत गिरा चुकी है। तो NRL का थोड़ा सा मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। अगर कभी भी काम करना हो रिफाइनिंग सेक्टर में तो हमेशा मिड कंट्री रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी में करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसको जो क्रूड मिलता है वो उसकी अपनी पेरेंट कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड से मिलता है। तो आप जब भी कोई काम करें तो आप मिड कंट्री रिफाइनरी से करें, जिसका क्रूड जो है वो लोकल हो। तो बकिया ये कि जो इम्पोर्टेड क्रूड में चूंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो उसूली तौर पे तो नफे मिलने चाहिए थे। सही सर, मैं सेशन को रैप अप करते हुए आपसे पूछना चाहूंगी कि मंडे को क्या जो है वो आप कहना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, हमारी सोच ये है कि 1,08,000 पे थोड़ा सा सेलिंग जो है वो आ सकती है। लोग अपने नफ़े शॉर्ट टर्म के अंदर बुक कर सकते हैं। नफ़ा तो खैर नहीं, मगर अपने लॉसेस कट डाउन कर सकते हैं। अभी तक काफ़ी जो मसले हैं वो हनूज़ बाकी हैं। बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है। ट्विटर की रीडिंग से तो पता चलता है कि शायद अब मामला थम गए हैं, मगर अभी कुछ मालूम नहीं है। तो जो भी सूरत हाल बनती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्रॉफिट टेकिंग अगले हफ्ते में आएगी। और ये कि मज़ीद जो है वो तकनीकी हजरात भी इस पूरी चीज़ों को थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं। देखते हैं आगे होता है क्या। सही। जी एस के, अपना सवाल कीजिए। जी जी सर, आप बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर सकें कि आपको क्या लगता है। इस वक्त नेशनल बैंक है, HPL, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और बैंक अल हबीब है, और बैंक अल फलाह है। आप क्या समझते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी? थैंक यू। इसमें जो काफ़ी नीचे मिल रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट बैंकों में बैंक इस्लामी बहुत अच्छे नरकों पे मिल रहा है, डिविडेंड भी दे देते हैं। इसके अलावा फैसल बैंक हर क्वार्टर में, ये भी इस्लामी शेड्यूल्ड इस्लामिक बैंक हो चुका है 2-3 सालों से। तो इसमें हर क्वार्टर में डिविडेंड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये काफ़ी यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। बकिया कन्वेंशनल बैंक्स में बैंक अल हबीब साल का अच्छा डिविडेंड रिटर्न दे देता है, और बैंक अल फला भी तकरीबन हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा है, तो सही है अपनी प्राइसेस पे। अब स्टेट बैंक के साथ और इसके अलावा जो एक जो मसला आ रहा था IS9 वाला, वो भी चीज़ FRS9 वाला मसला आ रहा था, वो भी मसला हल हो चुका है। और अब ये इनका जो है 44% पे एक तय हो चुका है कि इनको जो है टैक्स देना है। तो इस वजह से अब बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा हो गया है, सही हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि बैंक के नताइज जो है पहले क्वार्टर के वो काफ़ी काफ़ी हौसला अफजा थे। जगह कि ये कि आप ये भी देख रहे होंगे कि 22% से शरह सूद जो है वो 11% आ चुका है। उसके बावजूद भी बैंक्स अपने जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं उनको संभाले बैठा हुआ है। सही। लास्ट जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को अपने रैप अप करेंगे। एडवोकेट उसामा, अपने सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा सर से सवाल ये है सर, अगर ये जंग का खात्मा नहीं होता तो इसी रूमर्स की जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें आप मार्केट को मैक्सिमम कहाँ तक इंडेक्स को बॉटम लगाता हुआ देखते हैं? कुछ 90,000 की भी बातें आ रही हैं। और अगर ये मामला रैप अप हो जाता है नेक्स्ट वीक में, या मे बी का दो 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 3 दिन में, 4 दिन में, या नेक्स्ट वीक में, तो फिर आप मैक्सिमम इंडेक्स को फिर कहाँ पर देखते हैं? कि मुमकिन तौर पे मुझे तो ये लगता है कि टैक्स रिबाउंड हो जाएगा प्लेटफॉर्म वगैरह पे, लेकिन ये है कि एक 97,000 का भी बिल्कुल आ रहा है। चार्ट्स पे अगर आप देखते हैं
वो के मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में जो काम करते हैं तो काफ़ी आइडिया है। तो 97,000 पे भी एक वो है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये कहीं ना कहीं के लिए राउंड पे है, मार्केट हो जाएगी। इसमें ये है कि आपका फोकस 281 रुपये पे लकी सेगमेंट पे होना चाहिए, उसके ऊपर ऊपर हो तो जरूर लेना चाहिए। तो और आज तो खैर 300 के ऊपर भाव था। बाकी यही है कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनियां जो हैं वो इतने भाव टूटे नहीं, जैसे डी खान है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो ये है कि उन पे आप अपना फोकस ज़्यादा रखें, और साइड की जितनी भी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल्स बुनियादी थोड़ी सी कमज़ोर हैं, उनसे थोड़ा सा हट जाएं। सही सर, टॉपिक्स कुछ कहना चाहेंगे मंडे के लिए, क्या होंगी आपकी, किन सेक्टर्स पे जो है फोकस रखना चाहिए? जैसे कि मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में बात करी, वो यही थी कि लकी सीमेंट है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, डिविडेंड के लिए डॉलमेन सिटी वीट भी है। आप देखिए रेट ही नहीं टूटा, पूरी मंदी में सब इधर उधर हो गए, डॉलमेन सिटी रेट वहीं पे रहा। हमेशा हर गुफ्तगू में डॉलमेन में बात करता हूँ। इसके अलावा एक जेएस मोमेंटम फंड ईटीएफ है, वो भी इस वक्त 9-10 रुपए पे मिल रहा है, और वो भी तकरीबन 20 साल 9.5 रुपए डिविडेंड बांट चुका है। एक 9-10 रुपए का स्टॉक अगर 9.5 रुपए का डिविडेंड बांट रहा हो साल का, और आपकी नज़रों में ना आ रहा हो, तो ये जो है वो गलती आप ही की है। तो इस तरह की जो है काफ़ी आपको मौके मिल जाएंगे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, वो भी बड़े अच्छे लेवल पे है। अगला हाफ ईयर का जो जो अब जो फुल ईयर का रिजल्ट आएगा, उसमें एक डिविडेंड होगा। हाफ ईयर में भी एक डिविडेंड था, तो ये है कि पीओएल में एक अच्छा डिविडेंड हो सकता ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है अपना बहुत जो है वो कीमती वक्त हमें दिया, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया। एंड आगे आने वाले सेशन में सर होप सो आपको जो है फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा सर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।